नमस्कार। आप सबका हार्दिक स्वागत। बढ़ते हैं अगले पाठ की ओर, पाठ संख्या 14। आज का विषय जो अपना विवाह का प्रकरण चल रहा है, विवाह का प्लेलिस्ट चल रही है, उसमें ये 14वां पाठ है और उसी से जुड़ा हुआ ये भी टॉपिक है मंगलिक दोष। शास्त्र तो इसे विवाह से संबंधित ही कहते हैं, परंतु आजकल मंगलिक दोष होने पर बहुत सी चर्चाएं हो रही हैं और बहुत से ज्योतिषाचार्य अपनी जेब के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादा चर्चा इस पर नहीं, इस टॉपिक के ऊपर कि वो कैसे करते हैं, परंतु अगर मंगलिक दोष है तो उसका विचार जो है सिर्फ और सिर्फ विवाह के लिए ही होना चाहिए। मंगल पीड़ित है, मंगल की स्थिति खराब है, मंगल के लिए हम अलग से उसको एक्सप्लेन करेंगे, मगर ये कहकर कि ये मंगलिक दोष है वो उचित नहीं है। किसी काम के लिए मंगलिक दोष को दोषी ठहराना ये ठीक नहीं है। हाँ, मंगल खराब है, मंगल की स्थिति युति दृष्टि से कोई किसी की दृष्टि से मंगल प्रभावित है, उसके संबंध में आप मंगल के बारे में जरूर कह सकते हैं, मगर ये कहकर कि मंगलिक दोष है, मंगलिक दोष सिर्फ और सिर्फ शादी के लिए ही प्रयोग करना चाहिए। मंगलिक दोष जो है शास्त्रों में इसे कैसे व्याख्या करते हैं, शास्त्रों में इसे कैसे दर्शाया गया है और उसके संबंधित मैंने 2 श्लोक लिए हैं। ये पराशर जी महाराज के होरा प्राश्य शास्त्र में से लिए गए हैं। अगर हम इसको अच्छी तरह से जान लें, इन 2 श्लोकों को, तो हमारे मन में कोई शंका नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात यह है, मंगलिक दोष है परंतु वो भंग होता है, इस पर भी बहुत सी बातें देखने को सामने आती हैं कि मंगलिक दोष तो बता दिया जाता है, वो अगर मंगलिक दोष भंग होता है इसके बारे में कोई चर्चा नहीं होती है। जातक को ये नहीं बताते कि ये मंगलिक दोष भंग हो गया, अब ये ठीक है। मंगल के कारण, मैं फिर बात दोहरा रहा हूं, मंगल के कारण कोई प्रॉब्लम है, उसका उपाय जो है या कोई दान पुण्य है वो आप करवाइए। मंगलिक दोष कहकर और फिर वो भी भंग हो गया हो, उसके लिए पूजा पाठ करवाएं, अच्छी बात नहीं। मैं सिर्फ इतने कहूँगा। अब चलते हैं विषय की ओर कि शास्त्र हमें मंगलिक दोष कैसे बताते हैं, भी किन कारणों के कारण मंगलिक दोष बनता है। पहला श्लोक क्या कहते हैं कि लग्ने व्याये च पाताले जा मित्रे च अष्टमे कुजे। एक ही लाइन में पराशर जी महाराज ने मैत्रेय को संबोधन करते हुए कह दिया। लग्ने, लगन, मंगल अगलन, लगने, व्याय, व्याय कौन सा होता है? 12वां, मंगल 12वें हो, मंगल लगन में हो। लग्ने व्याये च पाताले, पाताले कौन सा? चौथा। जा मित्रे च अष्टमे कुजे, सप्तम और अष्टम में। अष्टमे कुजे, कुजे मतलब मंगल। मंगल अगर लगन में
व्यय स्थान में, चौथे सुख स्थान में, स्पाउस भोग स्थान पर, और अष्टम स्थान में। अगर इन 5 स्थानों के ऊपर ये कैसे बन गया, ऐसे बन गया। ये 5 स्थान है, 12वां, पहला, चौथा, 7वां और अष्टम। इन 5 स्थानों के ऊपर अगर मंगल स्थित है तो हम कह सकते हैं कि शास्त्रों के अनुसार कि ये जातक मंगलिक है, इसकी कुंडली में मंगलिक दोष है। अगर है तो हमें क्या नुकसान होगा, उस जातक को क्या नुकसान होगा, अभी अगली लाइन से क्लियर हो जाएगा। कन्या भर्तु विनाशः सैद भर्तु विनाशनम। उन्होंने 2 शब्दों में स्पष्ट स्पष्ट कह दिया, अगर ऐसा है, मंगलिक दोष है, तो नुकसान क्या है, और कुछ नहीं कहा। ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, मंगलिक दोष है, तेरे को सर्विस नहीं मिलेगी, पुत्र देर से होगा, घर में कोई बीमारी है तो इससे होगा। मंगल दोष के कारण कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, मंगल की स्थिति के कारण। परंतु मंगलिक दोष जो शब्द है शास्त्रों में क्या उसने कहा, कन्या भर्तु विनाशः सैद भर्तु विनाशनम। दोनों कन्या और वर और वधू दोनों एक दूसरे का विनाश करते हैं। कोई उन्होंने लोक लपेट नहीं रखा, कोई बात छुपा कर नहीं रखी, उन्होंने स्पष्ट स्पष्ट कह दिया है। कन्या की कुंडली में अगर मंगलिक दोष है तो वधू न के पति के विनाश करेगा, और अगर लड़के की पति की कुंडली में मंगलिक दोष है तो पत्नी का विनाश करेगा। सीधा लिखा है, कोई लोक लपेट नहीं रखी उन्होंने। कन्या भर्तु विनाशः सैद भर्तु विनाशनम। दोनों एक दूसरे का विनाश करते हैं। ये और कोई शब्द नहीं यूज किया। और आगे क्या लिखा है, आगे उन्होंने स्पष्ट और भी स्पष्ट कर दिया है। क्या, अब ये कुंडली मिलाते समय क्या देखना चाहिए, अगर क्या हो तो क्या कैंसिल हो गया। कुछ दोषवती देय, कुछ दोषवती देय, कुछ दोषवते किल। अगर पति और पत्नी दोनों की कुंडली में मंगलिक दोष है तो यह स्वयं भू खत्म हो जाता है। इस दोष का जो ये विनाशी बात किया, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर दोनों की पत्रिकाओं में मंगलिक दोष है तो स्वयं भू ये कैंसिल हो जाता है, मंगलिक दोष का कोई असर नहीं होता। ये नहीं कहा उन्होंने कि लड़के की कुंडली में चौथे भाव का मंगल है, उसके में सप्तम का है या अष्टम का है, कहीं का भी हो, लड़के के 12 में मंगल बैठा है, उसके सप्तम में बैठा है या लग्न में बैठा है, मंगलिक दोष हो, इन पांचों भावों में से कहीं पर भी हो, लड़के पे भी और लड़की के भी, वर के भी और वधू के भी, तो वो अगर दोनों की कुंडली में मंगलिक दोष है तो स्वयं वो समाप्त हो जाता है। अगली लाइन में क्या लिखा है उन्होंने, पराशर जी महाराज ने सारी बातें क्लियर कर देती है। नासित न च निष्टम दंपत्य सुख वर्धनम, नासित न च नष्टम दंपत्य सुख वर्धनम। तो कहते ऐस दे नाल अगर दोनों दी कुंडली में मंगलिक दोष है तो वो कैंसिल हो गया, दोनों को कोई नुकसान नहीं होगा और वो दंपत्य सुख वर्धनम, अपना विवाहित जीवन सुखी से जिएंगे। ये तो हो गया दोनों की कुंडली में अगर मंगलिक दोष है, कैंसिल हो गया। अगर एक की कुंडली में दोष है, दूसरी के नहीं है,
फिर तो यही है, और उनकी शादी हो चुकी है, फिर तो या तो सारी उम्र लड़ झगड़ के कोर्ट कचहरियों में जाकर मारपीट के साथ गुजार लो, या एक बंदा सब्र कर ले, धैर्य रखे तो जिंदगी व्यतीत हो जाएगी। नहीं, अगर उनकी पत्रिका में आगे अलगावकारी ग्रहों का प्रभाव नहीं है तो फिर डाइवोर्स भी नहीं होता, जिसकी चर्चा हम इसके पिछले पार्ट में कर चुके हैं, 13 नंबर पार्ट में, 12-13 दोनों में। तो या तो डाइवोर्स होगा, डाइवोर्स कब होगा? अगर वो प्रभाव होगा अलगावकारी ग्रहों का जो पीछे चर्चा की है, या फिर सारी उम्र करना पड़ेगी। अगर समय निकलने के बाद बरसात होगी तो खेती को कोई फायदा नहीं होगा। मन को थोड़ा सहानुभूति जरूर मिल जाएगा, पूजा पाठ करने से मन को शांति मिलेगी, वो हर एक को करनी चाहिए पूजा पाठ, उपाय कर लो कोई बात नहीं, मगर असर क्या होगा वो मैं नहीं कह सकता, ये शास्त्र कहते हैं। मैं अपनी तरफ से एक शब्द भी कहने के काबिल नहीं हूं, जो शास्त्र कहते हैं मैंने सिर्फ वही बात, ये 2 श्लोक अगर आप अच्छी तरह से जान लोगे तो मेरे ख्याल में कोई शंका मन में रहनी नहीं चाहिए। अब बात आई, अगर एक की शादी से पहले हमें मालूम है कि वर की कुंडली में मंगलिक है, हमारी बेटी नॉन मंगलिक है, तो चेक कर लेना चाहिए क्या उसका जो मंगलिक दोष है भंग हो रहा है कि नहीं हो रहा। आजकल तो कई बार ऐसा होता है कि लड़के की कुंडली में मंगलिक है तो अच्छी पोस्ट पे है, या लड़का नॉन मंगलिक है, लड़की मंगलिक है, लड़का अच्छी पोस्ट पे है, खानदान अच्छा है, पैसे वाले हैं, तो अपनी कुंडली ही नॉन मंगलिक बना कर दे देते हैं। बाद में पता चलता है भी ऐसे ऐसे ये तो गलत हो गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, पहले ही चेक कर लेना चाहिए, हो सकता है उसका मंगलिक दोष भंग हो रहा हो। ये थोड़ी वीडियो लंबी जरूर होगी मगर सब बातें क्लियर हो जाएंगी। अब अगर बाकी मंगलिक है, मेरे ख्याल अगर किसी ने स्क्रीनशॉट लेना होगा तो पॉज करके ले लेगा, मैं आगे बढ़ने के लिए इसको मिटा रहा हूं। ये 5 कारण मैंने नीचे लिखे हुए हैं जिनके कारण मंगल जो है मंगलिक दोष है भंग हो सकता है। क्या क्या है? मंगल अगर दोनों की पत्रिका में, लड़का और लड़की दोनों की पत्रिका में अस्त या नीच का हो, मंगल अस्त या नीच का दोनों की पत्रिका में हो। मंगल नीच का कब होता है? जब कर्क राशि में हो। अस्त कब होता है? अगर सूर्य के पास हो, 0 से लेकर 10-12 डिग्री जो आपको पहले बताया हुआ है, आप सभी वही बात जानते हैं। अगर नहीं तो 0 से लेकर 100 पाठ तक पढ़िए, आपको सब कुछ मालूम हो जाएगा। मंगल अगर अस्त या नीच है, सबसे पहले तो ये बात है कि अस्त और नीच दोनों की पत्रिका में मंगल अस्त या नीच है, तब भी ये मंगल दोष जो है भंग हो जाता है। नंबर 2 पे 1, 4, 7, 10 केंद्र, पहले, चौथे, 7वें और 10वें, इनमें गुरु और शुक्र क्या हो? बलवान होकर बैठे हो। बलवान कैसे देखेंगे? षटबल में देखेंगे। षटबल में देखें, अगर केंद्र में गुरु और शुक्र दोनों शुभ ग्रह बैठे हैं तो मंगलिक दोष भंग हो जाता है। केंद्र में पहले, चौथे, 7वें और 10वें
पार्ट में बैठे हैं तो भंग हो जाता है। और तीसरी बात उन्होंने क्या करी है, अगर मंगल मंगलीक तो है मगर कहाँ बैठा है, लगन में, चौथे में, सप्तम में, आठवें में, अवर लग्ने व्याय च पाताले चा मित्रे चा अस्त में कुजे, ये लाइन थी पहले, लग्ने व्याय च पाताले जा मित्रे चा अस्त में कुजे। इनमें बैठा तो है किसी भाव में भी, मगर वो अपनी उच्च राशि का या स्वयं राशि का होकर बैठा है। मंगल उच्च राशि का किसका होता है, मकर का, या मकर राशि का होकर बैठा है। उसकी अपनी राशि कौन सी है, मेष और वृश्चिक। इन दो तीनों राशियों में से किसी एक का होकर वो बैठा है, तब भी मंगलिक दोष भंग हो जाता है। और चौथी जो बात कही है, चंद्र लगन से अगर केंद्र में गुरु हो, चंद्र लगन से अगर केंद्र में गुरु हो, मान लिया चंद्रमा तीसरे स्थान में बैठा है, इसका केंद्र कौन सा होगा, 1 2 3 4 यहां, 5 6 7 यहां, 8 9 10 यहां और यहां। और ये जो है, अगर गुरु यहां बैठा है, यहां यहां और यह चंद्रमा के साथ है, चंद्रमा से गुरु केंद्र में हो, तब भी मंगलिक दोष भंग हो जाता है। इसमें कोई दो, ये पराशर जी महाराज के श्लोकों में से लिए गए हैं, उन्हीं की होरा पराशर से ये मैं कह रहा हूं। मैं कहता हूं मेरे में इतनी समर्था नहीं मैं उनको चेंज कर सकूं या अपनी तरफ से कहूं। हाँ, मैं ये जरूर कहता हूं कि पुस्तक जो पढ़नी चाहिए, पराशर जी होरा पराशर से ऊपर कोई नहीं है। उसके बाद बहुत विद्वानों ने लिखी हैं, जो पुस्तकें क्लासिकल हो यानी कि टेक्स्ट बुक्स हों, उन्हीं का निर्णय अच्छी तरह से पढ़कर लेना चाहिए। जो बाजार में तो बहुत पुस्तकें मिलती है, मैं चाहूँ तो मैं कोई पुस्तक लेकर मार्केट में बेचता हूँ अपने विचारों से, समाज जो है पीछे लग जाता है। मगर जो हमारे ज्योतिषाचार्य हैं, जो इस काम में हैं, उनको चाहिए कि वो निर्णय जो योग है वही योगों को ले, जो मार्केट में बिकते हैं उनको से नहीं कि माथे पे 6 लिख दो, हाथ पे इतना लिख दो, कुछ हो गया, ये कर लो, वहां लौंग इलायची कर दो, बस ऐसे होता है। मैं ये नहीं कहता किसी के पास सिद्धि होगी, कोई करते होंगे, कोई इसमें कोई नहीं, वो उसकी अपनी समर्था है। मगर उनके पीछे जाने की बजाय पहले शास्त्रों का ही आसरा लेना चाहिए, उनका सहारा लेना चाहिए, भी वो क्या कहते हैं उससे देखकर जो है, अगर मंगलिक दोष खत्म होता है तो शादी में कोई नॉर्मली मंगलिक और मंगलिक की शादी में कोई नहीं। अब एक पॉइंट और है, वो क्या है, पांचवा जो है कि मंगल दोष तो है, मंगलिक दोष तो है, और मंगल यहां किस राशि में बैठा कोई नहीं, हमें किससे पर्पस है कि वो लगन में है, व्यय स्थान में है, पाताले है, जामित्रे है, या कि च अस्त में है। लगने व्यय च पाताले च अस्त में जामित्रे च अस्त में च कुजे, है नहीं। अगर इन पांचों भावों में तो है, किस राशि का इसका कोई संबंध नहीं है। इन भावों में बैठा है, मंगल है तो मंगलिक है। मगर वो निवास में जाकर, अगर वो निवास में जाकर अपने ही निवास का हो जाता, अपने निवास का मतलब मेष राशि का या वृश्चिक राशि में जाकर बैठ जाता है, तो मंगलिक दोष भंग हो जाता है। D9 का तो सिर्फ इतना ही रोल है, D9 का। अगर D9 में मंगल मेष या वृश्चिक राशि का होकर बैठ गया और इधर पहले, चौथे, 7वें, 8वें और 12वें भाव में था, मंगलिक दोष बनता था, तो वो मंगलिक दोष भंग हो गया, इसमें कोई दो राय नहीं है।
हमारे ज्योतिषाचार्य क्या कहते हैं, अगर पहले, चौथे, सातवें, आठवें और 12वें भाव में अगर नमाज में जाकर भी बैठ जाए, है नहीं, तो भी वो कहेंगे आपका D1 में तो मंगलिक दोष नहीं है, मगर नमाज में जाकर मंगलिक दोष बन गया। नमाज में मैं यहां स्पष्ट रूप से कहता हूं कि नमाज में कभी भी मंगलिक दोष नहीं बनता। अगर भंग होता है वो सिर्फ यही कि मंगल अगर अपनी स्वयं की राशि का होकर मेष या वृश्चिक राशि का होकर बैठा हो तो वो मंगलिक दोष भंग हो गया। नमाज में कभी भी D9 में कभी भी मंगल दोष हमें नहीं देखना चाहिए। और इसका प्रभाव कब होता है, दशाओं में होता है। बहुत ही जल्दी दशा के ऊपर भी पाठ शुरू करने जा रहे हैं और उसके भी पहले पाठ में 2-3 श्लोक लूंगा पराशर जी के, जो बिल्कुल स्पष्ट कर देंगे। अगर उन 3 श्लोकों को अगर आप अच्छी तरह से पढ़ लेंगे, उसका व्याख्यान कर लेंगे, तो आपको दशा लगाने में, समझने में कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी। 3 श्लोक सिर्फ वो शुरू करने जा रहे हैं। तो हाँ, एक प्रश्न ये भी था मंगलिक दोष के बारे में, कहा था भी अगर आप मंगलिक की पाठ लोगे तो उसमें ये बताइए कि अगर मंगलिक है, भंग नहीं हुआ और लड़की के, वधू के या वर के नॉन मंगलिक है तो क्या असर होगा। 2 ही शब्दों में कहूँगा, जिस स्थान का वो मंगलिक दोष बनता है, अगर लगन में बनता है तो शॉर्ट टेम्पर हेल्थ, ये टेम्परामेंट जो है, टेंशन ये क्रिएट करेगा, स्वभाव पे, नेचर पे सब कुछ करेगा। अगर चौथे भाव में बनता है तो सुख सुविधा जो भी होगी उसके ऊपर पड़ेगा, वन वाहन जमीन जायदाद में हो सकता है। लेकिन आगे जाकर एक चीज और भी देखेंगे, एक पाठ लेना पड़ेगा कि वधू या जो भी स्पाउस है उसका जो लगन की राशि है वो हमारे किस भाव में पड़ती है, या उसके किसी भी भाव की राशि दूसरे के 7वें भाव में पड़ती है तो क्या असर होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पाठ है, इसको भी ध्यान से सुनना होगा। तो ऐसे ही अगर यहाँ पे 7वें में है तो न कि स्पाउस के संबंध में प्रॉब्लम्स आएंगी, यहाँ आयु के और मृत्यु की भी हो सकती है, यहाँ खर्चे जमीन जायदाद, इसके अकॉर्डिंग ही हमें डिफाइन करना चाहिए। पाठ बहुत ही लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इस पाठ को यहीं समाप्त करता हूँ। आप सबसे आगे जाता हूँ, कृपया मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। ये आप ही के ऊपर है नहीं? तो अगर पसंद आए तो ज़रूर कीजिएगा। आप सबका धैर्य से सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।